गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे रोड टू डिसीज फ्री लाइफ की नई श्रृंखला में, जहां हम सिक्स्थ पार्ट में पहुंच चुके हैं। उषा पान फॉर हार्ट। हार्ट की बीमारियों के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए उषा पान किस तरीके से एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। निपुण जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। I request all the participants to stay on mute and keep your video off. आपके पास में जो भी सवाल होंगे उसे हम लास्ट में लेंगे। लास्ट का 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए रखा गया है। और रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आपके जो भी घर परिवार में फ्रेंड्स फैमिली सबको हमारे इस निशुल्क वेबिनार्स के बारे में जरूर बताइए। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज पेन पेपर लेके रेडी रह सकते हैं। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज वेबिनार। नमस्कार सभी को। आज के इस रोड टू डिजीज फ्री लाइफ सेशन में आपका स्वागत है। आज की जर्नी हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। आपके दिल को कैसे प्रोटेक्शन हो, आपका हार्ट कैसे मजबूत हो, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट में हमारा स्टमक तो भले ही हमारा इंजन है, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग वहां से होती है, खाना वहां पे जाता है, बट फ्यूल सप्लाई किससे होता है? फ्यूल सप्लाई आपको हार्ट से मिलती है। और ये हार्ट आपका ब्लड सर्कुलेशन, सारा ब्लड सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ब्लड भी और खराब ब्लड भी, दोनों भी जरूरी है। और उसके बेसिस पे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और फंक्शन करती है। अगर आपका हार्ट काम नहीं करे तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, कोई भी ऑर्गन आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट। तो आज we are going to discuss on a very important topic, which is Usha Pan for heart. So let's proceed. आज आज का रोड मैप देख लेते हैं हम। रोड मैप में हम करेंगे कि उषा पान तो मेन टॉपिक है ही, जिसमें आप मेडिसिन के कम से कम यूज के इग्नोर करके भी आप उषा पान में जूसेस का यूज कर सकते हैं। फिर हम कॉजेस देखेंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होती हैं, और राइट इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो हार्ट को ब्लड प्रेशर हो या कार्डिक अरेस्ट हो, किसी भी तरह की सीवियर प्रॉब्लम को हम कंट्रोल करें तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स कौन से खा सके, हर्बल प्रोडक्ट्स है, प्रिवेंशन कैसे करें, योगासन है, और डूज एंड डोंट्स। इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो आज का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि उषा पान तो यही है कि आपको अपने उठते ही सुबह बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, आपको एक ऐसी औषधि लेनी है जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकाल सके। तो बॉडी के टॉक्सिन्स किससे निकलेंगे? कोई भी आप एलोवेरा, आंवला, त्रिफला, नीम, गिलोय जैसी कोई औषधि आप गर्म पानी में उठते ही 20 से 30 मिली सिर्फ उठते ही आप इसको मिक्स करके लेते हैं सुबह, तो ये आपका उषा पान हो जाता है। और उषा पान करने का मतलब यही है कि आप सुबह उठते ही करें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में हो। सूर्योदय से यानी सनराइज से 1.5 घंटे का पहले का जो समय होता है, उसमें आप उषापान करते हैं तो आपके स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। और इसीलिए ये उषापान का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन आप जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, रूटीन खराब हो जाता है। अगर आप अच्छा रूटीन मेंटेन भी कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो उषापान आपकी पूरी करती है। तो ये उषापान हो गया। पर आज हमारा विषय है, हम हार्ट पे बात करेंगे, और हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये जानना जरूरी है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। ये तो उषापान का विषय हो गया। हार्ट डिजीज इज वर्ल्ड्स नंबर 1 किलर। इस पे आप जरूर गौर कीजिएगा। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, भगवान ना करे, हो
बट हार्ट आपको मजबूत रखना जरूरी है। और इसीलिए ये कहा गया है कि हार्ट से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो एक तरह की आपकी जान ले सकता है। और इंडिया इज रैंक सेकेंड इन द नंबर ऑफ हार्ट डिजीजेस। सबसे टॉप पे चाइना है। सारी मुसीबतों में हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है चाइना टॉप पे है, इंडिया सेकंड है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये एग्रीबल है। बट ये जानने की बात है कि कितने लोग हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति 8 जनों में हार्ट प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। इसमें हार्ट डिजीज ये नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल से बिगड़ा हो, इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर आपको ऐसी जानलेवा तकलीफ नहीं हो हार्ट से, ये कैसे अवॉइड करना है? कार्डिक अरेस्ट ये लिखा गया है, इसकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि इसमें द हार्ट सडनली स्टॉप्स पंपिंग द ब्लड अराउंड द बॉडी, starving the brain to the oxygen and leading someone to fall unconscious and stop breathing. This is cardiac arrest. ये स्टेटस होता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में थोड़ा फर्क यही होता है कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट में तो हार्ट में से ब्लड सर्कुलेट होना रुक जाता है। हार्ट अटैक में आपके बाकी ऑर्गन्स में भी स्टॉपिंग आ जाती है, चेस्ट पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। बट वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको नोटिस कर सके। तो ये किसी को कभी भी हो सकता है। हालांकि ये एडोलेसेंस की एज में, यानी 12-13 साल से लेके 20 की उम्र तक इतना नोटिस नहीं आता है। 30 की एज तक भी ये मालूम नहीं चलता कि हमारे अंदर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपका सभी डिपेंड करता है कि आप खान पान कैसे करते हैं। क्योंकि खून जो बनता है, कैल्शियम जो बनता है, हड्डियां मजबूत जो होती है, मांस बनता है, ये आप खाना कैसा खाते हैं उसी से ही बनता है। एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप खाना कैसा खाते हैं उस पर फोकस करें। तो कार्डिक अरेस्ट इस तरह से सिचुएशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ एक रिसेंट एग्जांपल है जो हमने स्पोर्ट्स की दुनिया में देखा था कि ये जो मेजर कॉजेस है हार्ट प्रॉब्लम्स में, ये आपको अच्छी खासी लिस्ट मिल गई है। बैड ईटिंग हैबिट्स है, टू मच ऑफ ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट्स। ये किससे आते हैं? खूब सारा तेल से भरा हुआ खाना खाने से, फ्राइड खाना खाने से, जंक फूड खाने से, और इरेगुलर फूड टाइमिंग से खाने से। ये आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स है। अनडिसिप्लिन रूटीन हो गया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ये भी फैक्टर है। स्मोकिंग और अल्कोहल से हार्ट कमजोर होता ही है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ योगासन नहीं करते हैं, वॉकिंग भी नहीं करते हैं, तो आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी होती है। तो ये जरूरी है आप फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना है। तो यही नहीं कि सिर्फ आप खाएं और रेस्ट करें, आपको वो खाना बॉडी में पचना भी चाहिए। तो पचेगा कैसे जब आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी? तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी भी होती है, ये जीन से आ सकते हैं। एज फैक्टर्स का फर्क पड़ता है, स्ट्रेस का फर्क पड़ता है, आपका काम कैसा है, कितना स्ट्रेसफुल है, आप कैसे कंट्रोल रखते हैं, ये भी आपके हार्ट प्रॉब्लम्स की समस्या बढ़ा सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम बात करेंगे दिल है कि मानता नहीं। आप फोटोज बहुत ही अच्छी लग रही होगी ना? क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको इसमें? पिज्जा है, बर्गर है, समोसे हैं, वड़ा पाव है, नूडल्स है, चाइनीज आइटम है। सब दिखने में कितने अच्छे दिखते हैं। खाने के बाद जो शरीर में तकलीफ होती है वो दिखाई नहीं देती। तो इसमें कहना यही है कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि खाना तो है। और ये चीजें देख के तो मुंह जरूर लल जाता है। आज तो आप खाना खा के बैठे होंगे, नहीं खाए तो फोटो देख करके पेट भर लीजिए। पर ये चीजें हमको अवॉइड करनी है। और आपको इसलिए ये चीजें अवॉइड करेंगे तो आपको दिल पे कंट्रोल रखना है। हम कहते हैं ना कि आज तो मैं ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ, तभी ठीक नहीं है। वो क्यों है? आपका मन बीमार है।
आज आपका दिल कमजोर है, इसलिए आपको दिल पे कंट्रोल रखना है, मन पे कंट्रोल रखना है कि मैं ये चीजें खाऊं, ये चीजें नहीं खाऊं। जब आपको ये कंट्रोल आ जाएगा बॉडी में, आप बहुत तरह की समस्या दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए दिल तो बच्चा है, तो आप अगर कंट्रोल रखेंगे तो आप जरूर किसी भी समस्या से पार कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। हार्ट और चेस्ट बर्न, ब्रेथलेसनेस, दम भरना, सांस फूलना, चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस होती है, प्रेशर आता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है। इसलिए लोगों को एक स्टेज आता है जहाँ एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है। और पेन होता है, नमनेस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जैसे मैं बताया कि ये स्टेट होता है हार्ट की, अगर सीवियर प्रॉब्लम हो तो ये नमनेस आती है, पेन में ये होने लगता है, लेग्स में, आर्म्स में, गर्दन में, आपके गले में भी दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। ये स्टेटस है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। पैरों में सूजन आना, एंकल्स में सूजन आना, बहुत ज्यादा थकावट और ब्लोटिंग। ये देखिए, ब्लोटिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका जो एसिडिक लेवल है बॉडी में, वो स्टमक से कंट्रोल रहता है। अगर आप में त्रिदोष का इम्बैलेंस है, आपको गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग जरूर होगी। तो मैंने जो पिछला सेशन हमने लिया था एसिडिटी पे, तो एसिडिटी पे हमने यही बताया था कि एसिडिटी के कारण क्या क्या तकलीफें हो सकती है। तो उससे, एसिडिटी से ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा होता है, डायबिटीज भी होती है, थायराइड भी होता है, माइग्रेन भी होता है। तो ये आपका कारण तो सारा पेट से है, क्योंकि आप खाना जैसा खाएंगे वैसा ही आपका बॉडी में डेवलपमेंट होगा। पर हार्ट को कंट्रोल कैसे करना है? तो आपका अगर वेट गेन हो रहा है, स्लीपलेसनेस है, पैल्पिटेशंस है, बहुत ज्यादा आपको पसीने आते हैं, थकावट है, तो ये एक तरह का संकेत है कि आपका हार्ट कमजोर हो रहा है। ये एक रीसेंट इंसिडेंट है, 12 जून को एक डैनिश फुटबॉलर है क्रिश्चियन एरिक्सन, जो खेल के समय में ही, एक बॉल पास करते समय ही गिर गए। ये स्थिति बहुत ही शॉकिंग थी पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में, पूरे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि इनकी उम्र महज आज 29 है। जिसे मैं बताया कि ये संकेत आपको पता नहीं चलते हैं, पर ये कारण हो सकता है कि आप में बॉडी का एक्सर्शन इतना हो जाए कि आपका हार्ट रुकना ही बंद, काम करना ही बंद कर। तो दिस इज अ स्टेज, दिस मोमेंट इज वेरी अनइमेजिनेबल एंड अनकंट्रोलेबल। और इसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये बहुत आपको, ये कार्डियक अरेस्ट से आपकी मौत हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही भाग्यशाली रहे, इनको टाइमली ट्रीटमेंट मिला और आज ये जीवित भी है। 5 दिन हो गए हैं इनको, और हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज होके आज जीवित हैं, पर इनको ये सलाह दे दी गई है कि अब ये फुटबॉल नहीं खेल सकते। सोचने की बात है कि इनकी एज सिर्फ 29 है, और जब ये अच्छा खेलना, एक स्टेज आता है फुटबॉल में कि आप अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये रुकावट आ जाती है कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। ये आपके करियर के लिए भी बहुत तकलीफ की बात है। तो दैट इज वाई ये एक मैंने एग्जांपल दिया कि कार्डियक अरेस्ट से क्या तकलीफ हो सकती है। तो हार्ट से क्या क्या तकलीफ हो सकती है ये जानना जरूरी है। ब्लॉकेज सबसे बड़ी समस्या है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। और ये इन्फॉर्मेशन में बता दूं, ये टेक्निकल पार्ट है कि हार्ट से जो भी नसें और जो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कैसे रहता है कि आपकी स्किन पे जस्ट जो सेकेंड लेयर होती है, नेक्स्ट लेयर जो होती है स्किन पे एकदम टच रहती है, वो आपकी वेन्स होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी स्किन का पिगमेंटेशन, आपकी स्किन की हीट बेयरिंग कैपेसिटी या कोल्ड बेयरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। और उसके नीचे जो लेयर होती है वो आर्टरीज होती है, जो ऑक्सीजनेटेड एंड प्योर ब्लड सप्लाई होता है। ये ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को फंक्शनिंग करने में रिस्पॉन्सिबल है। और आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होने लग जाए, किसी तरह का रुकावट आ जाता है, कोई जैसे कहते हैं कि कोई ड्रेन पाइप है और उसमें कुछ कचरा आ जाए, रुक जाती है, रुकावट आ जाती है, तो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी सफाई कैसे की जाए? दिस इज द स्टेज विच इज नोन एज ब्लॉकेज।
तो ये ब्लॉकेज बड़ी समस्या है जो बहुत सारे तकलीफों को इनवाइट करती है। सो वी शुड अवॉइड दिस। फिर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, साइनोसिस। साइनोसिस भी ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही होता है, जहाँ पे आपकी स्किन ब्लूइश कलर की हो जाती है। ऐसे केसेस कम कम ही होते हैं, बट जिनको होता है वो बहुत ही सीरियस केस होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट में, जैसे आपको अगर चोट लग जाती है तो वो सूजने लगता है और नीला पड़ जाता है। वो नीला क्यों पड़ता है? वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड सर्कुलेशन रुकना आपकी चोट के लिए तो टेम्पररी है, वो तो ठीक हो जाएगा, पर साइनोसिस ऐसी स्टेज है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ही रुक जाती है, आर्टरीज में ब्लड सप्लाई ही नहीं होता। और ये एक तरह का बहुत ही सीरियस इश्यू है, जहाँ पे आपको किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये एक स्टेज है, आपको अवॉइड करनी है। और ओबेसिटी एक कारण है जहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो दीज आर सीवियर इफेक्ट्स जो आपको, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो ये हो सकते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की, जिन्हें कहते हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? कोलेस्ट्रॉल तो देखिए जरूरी है, आपके खाने पीने से कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सब बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का, समझिए आपके ब्लड पे एक स्पॉन्ज है। जैसे स्पॉन्ज होता है, आप स्पॉन्ज में से अगर पानी डालते हैं तो वो सोख लेता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह की दीवार है जो खून को सोखती है और सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये सप्लाई कब रुक जाती है? कोलेस्ट्रॉल कभी आपका बिगड़ता है जब आप खूब सारा ऑयली खाना खाते हैं। आप स्पॉन्ज में अगर तेल निचोड़ते हैं, निचोड़ते जाइए, कितना भी निचोड़िए, जितनी कैपेसिटी होगी आप निचोड़ते रहिए, अंत में उसके जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो बंद होने लग जाते हैं। तब ये आपका एलडीएल बढ़ता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो तो अच्छा है। और एलडीएल बढ़ गया तो आप समझिए आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ट्राइग्लिसराइड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन द बॉडी। फैट्स में भी प्रकार होते हैं, जैसे सैचुरेटेड, ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। ये जो फैट्स है, इसमें ट्राइग्लिसराइड होती है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिटरमाइन करता है। ये साइंटिफिक टर्म्स है, किसी साइंस की जो एडवांसमेंट है उसको मेजर करने के लिए टर्म्स हैं। हालांकि इसको अगर कंट्रोल करना है तो हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का पार्ट। आपको कोलेस्ट्रॉल तो होना ही है, पर आप इसमें, आप खान पान कैसा करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तभी आप इसमें एलडीएल का लेवल कंट्रोल रख सकते हैं और एचडीएल का लेवल भी कंट्रोल रख सकते हैं। तो ये गौर करने की बात है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी द आयुर्वेदिक वे। क्योंकि आयुर्वेद में जो मनुष्य का शरीर है वो त्रिदोष से ही जुड़ा हुआ है। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग वात, पित्त और कफ से होती है। और जैसा कि हमने आज जो सिक्स्थ सेशन है हमारा ऊषापान का, फिफ्थ सेशन में बताया था कि पित्त की जो प्रकृति होती है वो ज्यादा तेज होती है, और एसिडिक लेवल्स भी लोगों में, पित्त की प्रकृति लोगों में ज्यादा होता है। और उसका इम्बैलेंस के कारण आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्या होती है। और अगर आपने ये दोषों का कंट्रोल नहीं किया तो आपको ये तकलीफें होंगी, ये जाहिर बात। तो इसको आप कंट्रोल करें, ये त्रिदोष का कंट्रोल होना जरूरी है। किसी में अगर कफ की प्रकृति ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ जाता है। अगर यहाँ कोई पार्टिसिपेंट्स हैं जिनमें ऐसी तकलीफें हैं तो आप समझ जाइए आपका कफ दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाई वात होता है, यानी वात का डिस्टरबेंस है तो हार्ट की रिदम बढ़ जाती है। जो हार्ट की बीटिंग है, दिल की धड़कनें हैं, वो कम ज्यादा होती रहती है। दैट इज अ स्टेज जब आपका वात बढ़ा हुआ है, वो भी सही रहना चाहिए। और पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो आपको बर्निंग सेशन होगा। जैसे कि एसिडिटी है तो पित्त का मतलब ही होता है आपका एसिड। तो पित्त की प्रकृति जिनमें है ज्यादा है तो आपको बर्निंग सेशन होती है, हार्ट पेन होता है, चेस्ट बर्न होता है। और
आज के दिन में किसी ना किसी ने ऐसी स्थिति एक्सपीरियंस की ही है, कभी ना कभी तो की है, कोई तो उम्र में की है। वो यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में तो ज्यादा ही होता है, अक्सर होता है, इसलिए ध्यान रखने की बात। ब्रेन रिजुविनेशन, अगर आपको हार्ट हेल्दी रखना है तो आपको ब्रेन को भी रिजुविनेट करना है, यानी उसको तंदुरुस्त रखना है। वो कैसे होता है? योग से, मेडिटेशन से या साधना से। अगर आपको ब्रेन में आपका कंट्रोल रहे, संयम रहे, तो आप अपना हार्ट भी हेल्दी रख सकते हैं। आपको अपनी अग्नि और अम्ल यानी डाइजेशन और टॉक्सिन्स को भी मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो आपको फ्यूल सप्लाई करता है, पर आपका पेट आपका इंजन है बॉडी का, और इंजन फंक्शन नहीं करेगा तो फ्यूल डाल के भी मतलब नहीं। यानी ब्लड सप्लाई करके भी आपका अगर इंजन नहीं चले तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका डाइजेशन तो जरूर अच्छा होना चाहिए। तो त्रिदोष मेंटेन रहेगा तो आपका अम्ल पित्त भी या टॉक्सिन्स भी मेंटेन रहते हैं, और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती रहती है। ये आप पंचकर्म से भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो पंचकर्मा की प्रक्रिया होती है, उससे भी टॉक्सिन्स निकाला जा सकता है, नहीं तो उषापान करके भी टॉक्सिन्स को निकाला जा सकता है। इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ मैंने इसलिए मेंशन किया है कि देखिए, जब आप कहते हैं कि आपका मन कमजोर है, आपके दिल नहीं लग रहा, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, या आपको बहुत ही गुस्सा आ गया, या आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और आप अगर दुखी हैं, तो ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हार्ट कैसा फंक्शन करे। क्योंकि सारा इमोशंस हार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये मान के चलिए, आपके जो भी इमोशंस पैदा होते हैं, भले आपका माइंड आपको कमांड देता है, ऑर्डर देता है कि हम वैसा जेस्चर करें या वैसा एक्सप्रेशन करें, पर आपका जो इमोशंस है वो आपके हार्ट से ही डेवलप होते हैं। क्योंकि आप कोई अच्छी चीज देखेंगे तो आपका मन खुश रहेगा, आपका दिल खुश रहेगा। और अगर आप कोई नेगेटिव घटना देखेंगे, बुरी घटना देखेंगे, कोई बार बार गलत पिक्चर को, खराब पिक्चर को रिपीट करेंगे, अपने पास्ट को जाकर के बार बार देखेंगे, तो आपका हार्ट कमजोर ही होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन दिस 4 थिंग्स, जो आयुर्वेदिक वे से आप कंट्रोल करें, जैसे कि त्रिदोष का लेवल हो, योग या मेडिटेशन का आप प्रैक्टिस अपनाएं, अपने डाइजेशन कंट्रोल करना है तो आप ऊषापान के मेथड्स या आयुर्वेदिक पद्धति से आप अपने आप को ट्रीट करें, और इमोशनल स्ट्रेंथ आ जाती है आपके इमोशन के कंट्रोल। तो ये बातें आप ध्यान कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कौन से सही इंग्रेडिएंट्स है जो आप हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊषापान में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है अर्जुन। अर्जुन एक ऐसा हर्ब है जो हार्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। वो ब्लॉकेज भी अवॉइड करता है, ब्लॉकेज है तो उसको भी ठीक करता है, प्रिवेंट करता है। खून की सबसे बढ़िया सप्लाई अगर करनी है, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अर्जुन से होती है। अर्जुन की छाल होती है, वैसे वो सूखा पौधा है, और उसकी छाल होती है, उसका पाउडर भी होता है, उसकी वो छाल भी है जिसको काढ़ा बना के पिया जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका है, आप अर्जुन को उबाल करके पानी में या दूध में उबाल करके आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी। तो आपका हार्ट का कंट्रोल बिना किसी डाउट के होगा। और फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, जो है गार्लिक। लहसुन खाने से भी हार्ट को बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और ये हम कह सकते हैं कि कई लोग लहसुन नहीं खाते हैं, कोई धार्मिक कारणों से भी नहीं खाते हैं, कोई जिनको ज्यादा पित्त की तकलीफ है वो भी लहसुन नहीं खाते। ये सही बात है, पर थोड़ा सा आप अगर लहसुन का उपयोग करना शुरू करेंगे तो आप हार्ट को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और भी कई चीजें हैं जो मैंने मेंशन की हैं, जिनको खा के आप हार्ट को तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका मन भी खुश रहेगा। तो अर्जुन हो गया, लहसुन हो गया, एलोवेरा है, अजवाइन है। अजवाइन भी बहुत हेल्प करता है हार्ट को तंदुरुस्त रखने में, क्योंकि टॉक्सिन्स निकालने के लिए आपके किचन में जो एक सुपर हर्ब है वो अजवाइन है।
अश्वगंधा भी ऐसी औषधि है जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करती है। अश्वगंधा एकमात्र ऐसा एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट है आयुर्वेद में जो किसी भी तरह के तनाव को दूर करने में, मानसिक तनाव को दूर करने में तो बहुत ही फायदा करता है। आप अगर इसको लेकर के रेस्ट कर ले तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अच्छी नींद देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में जॉइंट पेन्स हो, आपके तकलीफ हो जोड़ों की, तो अश्वगंधा वो स्ट्रेस भी कम करता है। सौंठ यानी सूखी अदरक। अदरक और लहसुन का उपयोग करने से आपका हार्ट कमजोर नहीं रहता, तंदुरुस्ती रहती है। और ज्येष्ठ मध यानी मुलेठी होता है, ये भी उपयोग करते हैं तो आपका ऊषापान में बहुत फायदा होता है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ 7 औषधि हैं जो आपको हार्ट कंट्रोल करने में बहुत फायदा करते हैं। और अर्जुन तो बहुत ही जरूरी है। ये जो स्वस्थ ऑनलाइन वेबसाइट है हमारी, हमने कुछ समय पहले रीलॉन्च की थी और ये प्रोडक्ट्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। विट्रो ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट है, जैसे आंवला और अर्जुन का जूस। जैसे मैंने बताया आपको, अर्जुन तो मेन औषधि है ही सब में, तो आंवला अर्जुन का जूस पीने से आपको पित्त की प्रकृति और साथ में हार्ट की प्रकृति दोनों कंट्रोल होती है। और इसका जूस आप 20 से 30 ml सुबह और शाम 2 टाइम गर्म पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। सुबह तो उठते ही आपको लेना है बिना मुंह धोए। शाम को डिनर से पहले यानी सूर्यास्त से पहले आपको 6-7 बजे के आसपास ले लेना है। कोलोगार्ड हिल्स टैबलेट हर्बल हिल्स का प्रोडक्ट है। ये भी एक बहुत ही अच्छा कंपोजिशन में बनाया हुआ है। ये टैबलेट भी सुबह शाम एक एक टैबलेट लेवल के हिसाब से ले सकते हैं। किसी की ज़्यादा समस्या है तो वो हमें मैसेज करके कंसल्ट भी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। और अर्जुन हिल्स कैप्सूल, अर्जुना हिल्स कैप्सूल, ये कैप्सूल बनी है केवल अर्जुन की ही। ये 350 mg से 500 mg की कैप्सूल्स हैं जो हार्ट को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए, हार्ट प्रोटेक्टर के नाम से जो अर्जुना हिल्स है वो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। प्लस अर्जुन एलोवेरा, ये भी कॉम्बिनेशन है। ये आपके लिवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और हार्ट, ये तीनों को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको भी आप 20 से 30 ml सुबह शाम आपके ऊषापान संध्यापान के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और गोमूत्र तो एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है, सर्वगुण संपन्न है। आप गीर गाय का गोमूत्र किसी भी समस्या में ले सकते हैं, कैंसर तक को ठीक करने में उपयोग होता है और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो गोमूत्र का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उषा, ये जो उषा पान के अलावा कुछ ऐसे और औषधि है जिनको अर्जुन, और मैंने जिसका अर्जुन का उल्लेख तो जरूर किया आपको, तो अर्जुन का प्रयोग आप दूध में या गर्म पानी में 10 से 15 मिनट आप बॉईल करिए, 1 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी में, उसको आधा कर लीजिए और उस पानी को छान करके आप चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हैं। ये आप दिन में भी पी सकते हैं खाने के 1 घंटा पहले। अर्जुन का काढ़ा पीना बहुत ही फायदेमंद है और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो जरूर यूज करें। अब मैं कुछ कारणों पे और बताता हूँ आपको। जैसे कि आप खाना तो खाते हैं और जो बिना मेन इंग्रेडिएंट्स के खाना नहीं बनता, जैसे नमक है, शक्कर हो गई, तेल है, घी है, इनका उपयोग के बिना भारत का खाना तो बनता ही नहीं। तो अगर आपको इनका उपयोग करना है और हार्ट की तकलीफ है तो मेजर कारण मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि आप जंक फूड और ये पिज्जा बर्गर फ्राइड आइटम्स तो नहीं खाएं। और अगर आपको खाना है तो आप घर में बना सकते हैं इन चीजों का उपयोग करके। तो यानी आपको समुद्री नमक नहीं खाना और रॉक सॉल्ट खाना है। अभी इसमें हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं सेंधा नमक और समुद्री नमक की। देखिए, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें मेन इंग्रेडिएंट आपको टेस्ट के लिए नमक तो चाहिए ही। और नमक आपको शुद्ध मिल रहा है कि नहीं, ये गौर करने की बात है। तो अगर आप समुद्री नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप तुरंत बंद कर दें, क्योंकि समुद्री नमक एक भले ही समुद्र से बना हुआ प्राकृतिक नमक है, पर उसका प्रोसेस करना, रिफाइनिंग करे बिना आप उसको घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप डायरेक्ट समुद्र का नमक लेकर के उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि समुद्र में इतना खारापन है
जीव जंतु उसमें, जिंदा मुर्दा, सब उनकी गंदगी उसी में, रहना सहना उसी में। तो ये नमक आप कंपनी में, प्लांट में पहुंचता है, उसको रिफाइनिंग किए बिना यूज कर ही नहीं सकते। और उसमें ऊपर से मैन मेड आयोडीन डाला जाता है, और जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है आपको समुद्री नमक से नहीं मिलती है। ये समुद्री नमक की प्रथा तो कुछ अभी पिछले 6-7 दशकों में आई, जब से डांडी मार्च हुआ। क्योंकि उससे पहले ये सेंधा नमक ही खाया जाता था, जो पहाड़ों का होता है, रॉक सॉल्ट होता है, जो चट्टानों का होता है। और ये रॉक सॉल्ट में 84 एलिमेंट्स होते हैं। हमने जो ये रोड टू डिजीज फ्री लाइफ की सेशन शुरू करने में सबसे पहला सेशन इसी पे किया था ना, जो 5 एलिमेंट्स, 5 फूड एलिमेंट्स जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फायदा करते हैं, तो उसमें सबसे पहला रॉक सॉल्ट ही है। और रॉक सॉल्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आप आज तो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल हो गया है, लोगों में बहुत जागरूकता आ चुकी है, पर आप सी सॉल्ट बंद करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। और आप सोचते होंगे कि ये सेंधा नमक तो हम उपवास में खाते हैं। उपवास में खाने की प्रथा अगर चली है तो आप क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उपवास में आप शुद्ध चीजें खाते हैं। आप अवॉइड करते हैं कि आप नॉनवेज जैसी आइटम नहीं खाएं, कुछ विशुद्ध चीजें नहीं खाएं। तो अगर सेंधा नमक शुद्ध है तो आप रोज क्यों नहीं खाते? ये सोचने की बात है ना। तो आप सेंधा नमक का प्रयोग रोज करें, और आप देखिए आपने कितना चेंज आता है। 1 महीने भर में भी आपकी बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, एसिडिक लेवल कंट्रोल होता है, वो सिर्फ सेंधा नमक खाने से। तो आप सी सॉल्ट का प्रयोग बंद करें और रॉक सॉल्ट का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। और प्योर हिमालयन रॉक सॉल्ट हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। स्वस्थ लाइफस्टाइल में यहाँ पे जो हमारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं नवी मुंबई में, ये हमने 8 साल से केंद्रित किया हुआ है कि आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। और ये प्रोडक्ट हमने कम से कम 5,000 फैमिलीज तक पहुंचाया है, और उन्होंने इसको यूज करके बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी किए हैं, और उनको काफी फायदा हो रहा है। और उसके बाद से जिन्होंने जब से रॉक सॉल्ट खाना शुरू किया है, उन्होंने कभी सी सॉल्ट नहीं खाया। तो रॉक सॉल्ट आप यूज करें और सी सॉल्ट का प्रयोग बंद करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अर्जुन जो चूर्ण है। ये एक अमेजिंग हार्ट टॉनिक है और कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब है। जैसा मैंने आपको बताया, अर्जुन का पाउडर आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको क्वांटिटी के हिसाब से मिल जाएगा। और साथ ही में आप इसका प्रयोग ऐसे ही करें जैसे काढ़ा बनाते हैं। तो 10 से 15 मिनट आप 1 चम्मच 1 ग्लास में डाल के उसको आधा होने तक बॉईल करें, और सुबह शाम 2 टाइम खाने से 1-1 घंटा पहले ले सकते हैं। अर्जुन एकमात्र ऐसा रामबाण इलाज है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आगे चलते हैं। अब आती है हमारे खाने के बनाने की प्रकृति पद्धति में तेल की महिमा। आपको खाना बनाना है, पकाना है, तो आपको तेल या घी तो चाहिए ही। तो अगर आप गलत तरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं, 1950 से पहले तक तो रिफाइंड ऑयल की प्रथा थी ही नहीं। आप सोच लीजिए पिछले 60-70 सालों में, जब से या समझो हम कहें 80-90 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से भी शुरू हुआ है दुनिया में, तो सारी मशीनों का प्रयोग होने लग गया, तो खाना पीना बनाना भी मशीनों से होने लगा। और ये ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन करना है, लोगों को पहुंचाना है, सप्लाई करनी है, तो मशीनों का प्रयोग तो हो रहा है। पर उसमें जो प्रोसेस है वो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है। तो अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो आप समझ जाइए आपने सही तेल खाया ही नहीं। अगर आप शुरू से ही खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी आप दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप गलत तेल का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि गलत तेल खाने से ही आपको हार्ट की समस्या हो रही है, डायबिटीज की समस्या हो रही है, यहाँ तक कि आपको कैंसर की समस्या भी रिफाइंड ऑयल खाने से हो जाती है। क्योंकि इसका जो मेकिंग प्रोसेस है वो ऐसा है कि जो रिफाइंड तेल है उसको एक्सट्रैक्ट करके बहुत ही गर्म हीट पे उसको
निकाला जाता है। और ये हॉट प्रेस्ड ऑयल्स जो है, रिफाइंड ऑयल्स जो भी है, इनको साफ किया जाता है, इनको क्लीनिंग कर दी जाती है। यानी आप कोई तिल का या मस्टर्ड का या नारियल का, आप अगर उनके बीज ले रहे हैं या उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आप उनको घर में आप किसी कूट कूट भी ले रहे हैं या उनको दबा दे किसी चीज से भी ज्यादा प्रेशर से, तो उनसे तेल निकलने लगता है। अगर वो तेल निकल रहा है उनसे, तो आप उसको साफ क्यों करना चाहते हैं? आपको पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू तभी मिलेगा जब आप उसका नेचुरल सोर्स खाएंगे। तो आपको रिफाइंड ऑयल की जगह फिल्टर्ड या कोल्ड प्रेस ऑयल खाना। फिल्टर्ड का प्रोसेस वही है, कोल्ड प्रेस ऑयल ही होता है। कोल्ड प्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर क्रस्ड सोली टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। ये आपने गांव में या किसी एंशियंट पद्धति में जो आपने अगर अगर नोटिस किया हो कि तेल कैसे निकाला जाता है, जैसे गन्ने का रस एक लकड़ी के जो कोल्हू होता है उसमें अगर पीस करके निकाला जाता है, गुड़ बनाया जाता है, वैसा ही तेल बनाने का भी एक लकड़ी का मशीन सा होता है, पर जिसमें जो किसी भी तरह का केमिकल या कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस या उसको रिफाइनिंग प्रोसेस यूज नहीं किया जाता। और उसमें धीरे धीरे उसमें पीस दिया जाता है, सारे बीज को पीस दिया जाता है और उससे तेल निकलता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोल्ड प्रेस ऑयल। और अगर आप कोल्ड प्रेस का ऑयल का यूज करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपको खाना भी ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोसेस में ही फर्क आ जाता है। रिफाइंड ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग वेरी हाई हीट, और कोल्ड प्रेस ऑयल को आपको ज्यादा हीट करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन पहले से ही है। आज के दिन आप देख लीजिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं, आप रिफाइंड ऑयल में अगर बना रहे हो, आप उसको सब्जी पकानी है तो बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं, उसको हीट कर लेते हैं। आपको कुछ फ्राई करना है तो भी आप ज्यादा हीट कर लेते हैं। पर कोल्ड प्रेस में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें भले ही आपको खाना पकाना है तो वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे भी आ जाता है अपने आप, और उसको मेंटेन कर लेता है। अगर आप खाना पकाते समय भी फ्राई कर रहे हैं, समझे आप पूरी फ्राई कर रहे हैं, तो आप अगर गैस को ऑफ भी कर देंगे, उसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, तो भी वो तेल गर्म रहता है कुछ समय तक, और उसमें भी आप पूरियां पका सकते हैं। रिफाइंड ऑयल में ऐसा नहीं होता। रिफाइंड ऑयल को तो गर्म ही रखना पड़ता है, और वही तेल को आप बार बार गर्म करते हैं, 5 बार 10 बार। जैसे आपको वड़ा पाव या कोई ऐसी चीज फ्राइड आइटम खानी है, तो आप सोच लीजिए वो कितनी बार गर्म होता है। इतना गर्म कर देते हैं उस तेल को, और उसका सारा न्यूट्रिशन तो निकल जाता है। पर कोल्ड प्रेस ऑयल में ऐसा नहीं। आगे इसकी और विशेषता बताता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, most of the nutritive capacity of refined oil is lost after they are exposed to high heat and chemicals. Our bodies are not meant to consume chemically extracted refined oil. देखिए, आपको तेल की आवश्यकता तो है। अगर बॉडी में आपको लुब्रिकेशन रखना है, जॉइंट्स को मजबूत रखना है, तो आपको तेल चाहिए ही, चाहे आप वो मालिश करके यूज करें या खाने से यूज करें। और दोनों में ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके मांसपेशियां कमजोर होती है, हड्डियां कमजोर होती है, तो उसको ताकतवर कैसे देते हैं? उनको मालिश किया जाता है ना। तो मालिश आप कौन से तेल से करते हैं? मस्टर्ड ऑयल से करते हैं, बादाम तेल से करते हैं, तिल के तेल से करते हैं। क्या सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल से आप मालिश करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो नेचुरल होता ही नहीं। उसमें भी नेचुरल प्रोसेस अगर निकाला जाए तो कच्ची घनी में होता जरूर है, पर ये कॉमनली सबको अवेलेबल कराने के चक्कर में, उसको अफोर्डेबल करने के चक्कर में रिफाइंड ऑयल सब जगह पहुंचा दिया गया। और रिफाइंड ऑयल के साथ साथ में पाम तेल का प्रयोग होने लग गया है। और पाम तेल तो भारत का प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो साउथ एशियन कंट्रीज में होता है। पाम को इंपोर्ट करके उसका तेल बनाया जाता है और रिफाइनिंग की जाती है, और सबसे वर्स्ट, सबसे खराब तेल पाम तेल होता है। अभी कोल्ड प्रेस की बात करें तो मोस्ट कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर रिच इन विटामिन ई, विच हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंड ओलेसिक एसिड विच बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपको इम्यूनिटी भी तंदुरुस्त रखनी है, अच्छी रखनी है, तो आप कोल्ड प्रेस तेल का ही प्रयोग करें। आगे इसमें बात करते हैं और डिटेल में कि आपका तेल कौन कौन सा कच्ची घनी का या कोल्ड प्रेस होता है। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल ऑयल, कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल।
अब ये सभी जो तेल हैं, आप इनका प्रयोग करें तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली सभी सीजन्स में इन तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय ऑलिव ऑयल के। ऑलिव ऑयल ज्यादा ठंडे राज्यों में यूज किया जाता है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है, ऑलिव ऑयल का प्रयोग वहां यूज करना चाहिए। मार्केटिंग से, पब्लिसिटी से सब जगह पहुंच तो गया कि ऑलिव ऑयल खाने में बहुत अच्छा होता है, पर ऑलिव ऑयल को पकाते नहीं हैं। इसको ड्रेसिंग के लिए या ऊपर से डालते हैं, क्योंकि इसको हीट करने में फायदा ही नहीं है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आप इसको जो नेचुरल स्टेट में रखेंगे तो ही मिलता है। पर मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल ऑयल और कोकोनट ऑयल का यूज करके आप कुकिंग कर सकते हैं। आपको और डिटेल्स में मैं आपको आगे बताता हूँ कि इनके यूज करने से, इन सारे तरह तेलों को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट। ये डिटेल्स में मैंने लिखा, पढ़ भी सकते हैं, मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे सीसम ऑयल यानी तिल ऑयल, विटामिन ई के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन B12, विटामिन B6, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको डीप फ्राइंग करनी है तो आप तिल के तेल में कर सकते हैं। ग्राउंडनट ऑयल में रिजर्वाट्रॉल होता है, इट इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल्स, और इसको आप रेगुलर यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर नॉर्मल कुकिंग एंड इवन डीप फ्राइंग। और ये हाई टेम्परेचर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे आपको बेनिफिट ये है कि आपकी स्ट्रोक की रिस्क कम होती है, HDL का लेवल खून में बढ़ता है। ये ध्यान देने की बात है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए आपको हेल्दी ऑयल अगर चाहिए तो ग्राउंडनट ऑयल का आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल आता है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये टेक्निकल टर्म्स आ गए हैं आजकल, जिसको मूफा और पूफा भी बोलते हैं। और बट इसके बेनिफिट्स में गौर देने की बात है, जैसे इट प्रमोट्स हार्ट हेल्थ, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, ब्लड सर्कुलेशन, गुड फॉर स्किन। जैसे आपको अगर स्किन पे मालिश करनी है तो मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं, स्किन में ग्लो आता है और टॉक्सिन्स निकलते हैं। रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, आपको कफ की समस्या हो, सर्दी जुकाम ज्यादा है तो मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को ज्यादा सर्दी लगती है तो मस्टर्ड ऑयल की मालिश की जाती है, किसी को बुखार होती है तो भी मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। इट ऑल्सो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। तो आपको इन सब फायदों के अलावा और क्या चाहिए, तो आप इन तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल ऑल्सो इंक्रीजेस HDL levels in the cholesterol of the body, and it is best used for medium heat cooking. कोकोनट ऑयल महाराष्ट्र में तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, साउथ इंडिया में ज़्यादा जो स्टेट्स है वहाँ पे यूज़ होता है। पर आप इसको जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप कच्चा भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज भी अच्छी है। ये अल्जाइमर्स को या आपके पैरालिसिस के प्रॉब्लम हो तो कोल्ड ये कोकोनट ऑयल को कच्चा खाने से भी बेनिफिट होता है। एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर बेकिंग, बेकिंग में यूज करती है, बेकिंग इंडस्ट्री में कोकोनट ऑयल का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जो है swasthonline.com, इस पे ये श्री कामधेनु के प्रोडक्ट्स हैं। जो आपको तिल का ऑयल चाहिए, अगर ग्राउंडनट ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल चारों अवेलेबल है। आप ये ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, आपको डिलीवरी हो जाएगी। सो दीज आर द रेंज ऑफ कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल्स। नेक्स्ट आता है आप घी जो खा रहे हैं। हमने घी पे और गिर गाय पे या उसके दूध के महत्व पे रोड टू डिजीज फ्री लाइफ में एक सेशन पहले भी कर चुके हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्वस्थ लाइफस्टाइल, उस पे आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगे। अगर आप विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब करके और शेयर भी करें, लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। तो ये देसी गिर गाय के जो घी होते हैं उसका बेनिफिट हमने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि A2 का जो चर्न घी होता है, यानी बिलोना मक्खन से बिलोया वो जो घी होता है, इसका बेनिफिट कैसे है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इसमें ट्रांसफैट नहीं होते हैं। और जो जर्सी गाय के दूध से बना हुआ घी जो आपको नॉर्मल मिलता है 400-500-600 रुपए में, वो घी आपका सबसे बड़ा रीजन है कि आप जो खा रहे हैं तो आपका हार्ट की समस्या हो रही है, क्योंकि इनसे
रिफाइंड कोई भी आप प्रोडक्ट कर लो, चाहे वो तेल हो, नमक हो, चीनी हो, या घी और तेल हो, अगर आपने उसको रिफाइन कर लिया तो उसकी नेचुरल स्टेट तो चली गई। तो नेचुरल स्टेट में जो कोई प्रोडक्ट अगर रहता है तो आपकी बॉडी भी नेचुरल है, तो उसको आप नेचुरल ही फीड दे दो ना। आप उसको अगर नेचुरल न्यूट्रिशन ही देंगे तो आपकी बॉडी नेचुरल रहेगी। अगर आप उसको आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी में तकलीफ आएगी। तो इसीलिए आप गिर गाय के घी का प्रयोग करें, देसी गाय के घी का प्रयोग करें, ये आपसे अनुरोध है। तो इसलिए आप नमक, तेल और घी, ये 3 चीजें तो आप मेन चेंज करें अपनी लाइफ में। आपको अगर खाना बनाना है तो इनका प्रयोग करें, और जब आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप में एक बॉडी में चेंज पाएंगे कि आपकी बॉडी इंप्रूव होने लग गई है, आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपकी ताकत बढ़ गई है। तो ये थे अब तक के, मैंने आपको कुछ जो कारण भी बताए कि हार्ट की समस्या क्यों हो रही है और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। मैंने आपको उषा पान में जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, अर्जुन है, आंवला है, एलोवेरा है, लहसुन है, इनका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। प्लस आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है, कच्ची घनी का तेल प्रयोग करना है, और देसी गाय का घी। ये आप 3 चीजें चेंज कर लीजिए। डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि आपको ये जो चीजें खा रहे हैं वो तीनों, अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या आ गई है तो आप इनको बंद कर दीजिए। बंद नहीं कर सकते हैं इनको, ये आधी अधूरी बात है। आपको खाने में अगर आपको टेस्ट भी चाहिए और गुण भी चाहिए तो आपको इन चीजों का प्रयोग करना है, बट आप सही चीज का प्रयोग करें ना। आप क्यों रिफाइंड प्रोडक्ट खाते हैं? सस्ते के चक्कर में आपका हॉस्पिटल महंगा महंगा बिल आता है, बट आप अगर शुरू से ही प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल करेंगे तो आपके जो फ्यूचर कॉस्ट है, कंटिजेंट कॉस्ट है, वो बच जाएंगे। ये आप सोच के देखिएगा जरूर। और आगे इसमें बढ़ते हैं। कुछ योगासन मैंने मेंशन किए अगर आपको हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। हालांकि जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उनको ज्यादा योगासन की सलाह नहीं दी गई है, पर कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप कर सकते हैं कोशिश करें तो जैसे ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, ये दोनों आप कर सकते हैं खड़े रह करके। अगला जो आसन है इसमें बताया गया है पश्चिमोत्तासन और भुजंगासन। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने में बहुत फायदा करते हैं। इसमें और भी कुछ पोजेस है, आप किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका हार्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और स्टेमिना जो है योगासन में आपको लगता है, अगर आप घबराएंगे, आपको कमजोरी है, अगर आपको डर लगता है तो आपका योगासन करने से आपका हार्ट में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ये ध्यान देने की बात है। तो ये 4 योगासन मैंने मेंशन की है। और आप अगर फिट हो जाएं, आपका हार्ट ज्यादा स्ट्रांग रहे तो आप सूर्य नमस्कार भी साधना कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो काफी सारे आसनों का एक मिश्रण है, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर लिया तो आप किसी भी तरह के रोग से दूर पा सकते हैं। लेट्स प्रोसीड विद मोर इंफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनिक 5 फूड फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको बताया। रॉक सॉल्ट, कच्ची घनी का तेल, देसी खांड जो शक्कर है, गुड़ बनाते समय ही इसमें इसको ज्यादा चर्निंग की जाती है तो देसी खांड बन जाती है। ये खांड शक्कर डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। प्लस देसी गाय का घी और दूध और हर्बल टी। अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं तो ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो डूज एंड डोंट्स है, आप अपनी लाइफ में हार्ट की प्रॉब्लम्स में इनको यूज कर सकते हैं। डूज में आती है बात पथ्य की। आपको अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको तो इन आइटम्स का प्रयोग करना चाहिए। ये मैंने लिस्ट बना के आपको दी है, जैसे होल ग्रेन और मल्टीग्रेन, ज्वार और जौ, और वीट भी आपको यूज करना है तो होल ग्रेन ही होना चाहिए।
व्हीट का आटा आपको अगर खाना है, यानी गेहूं का आटा खाना है, तो कोशिश करिए आप 4 या 5 दिन का ताज़ा ही आटा बना के खाएं, पिसवा के खाएं। ग्रीन ग्राम यानी हरे चने और मूंग दाल, हॉर्स ग्राम यानी काले चने, इनको यूज कर सकते हैं। ड्रम स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, इसका सूप बना के पी सकते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मोरिंगा, इसका पाउडर भी आता है, इसका काढ़ा बना के भी पीते हैं, इसकी टैबलेट्स भी आती है। करेला है, दूधी है, लौकी, गाजर, मूली, आंवला, ककड़ी, बीन्स, टोमेटोज, गार्लिक और स्पिनच यानी पालक, इन सब्जियों का आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं आपको हार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए। फ्रूट्स में आप काले अंगूर यानी द्राक्ष, ब्लैक ग्रेप्स, अनार, एप्पल, पाइनएप्पल और ठंडा दूध का भी मेंशन किया गया है। ठंडा दूध रेगुलर तो नहीं पीना, पर समझिए आपको एसिडिटी हो रही है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, इसके हिसाब से मैंने प्रकृति में लिखा है कि ठंडा दूध पी सकते हैं। वॉलनट्स और आलमंड्स यानी अखरोट और बादाम, अखरोट और बादाम जरूर खाएं, हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं तो उसको बंद कर दें, छोड़ दें, आप हर्बल टी और ग्रीन टी अपनाएं। आगे बात करते हैं डोंट्स में। ये हो गई पथ्य की, अब हम बात करेंगे अपथ्य की। अपथ्य में मैंने सबसे पहले ये लिखा है कि चाय और कॉफी अवॉइड करें, क्योंकि चाय और कॉफी से आपके टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। जो आपको चाय मिल रही है दाने वाली चाय, वो आपको प्योर चाय नहीं मिल रही है, क्योंकि चाय पत्तियों में होती है, पत्तियां सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, उसको ही इंपोर्ट करके वापस लाया जाता है और वो महंगी मिलती है। पर उसके नीचे के जो स्टेम होता है, डंठल होती है, उसके प्रोसेस करके आपको दाने मिलते हैं, जिसको आप चाय पत्ती बोलते हैं। ये भी एक चाय का असर है। जी सर, मैं आपको अब इसके आगे आपको बताने के लिए देता हूँ। इसमें आप रिड्यूस योर इनटेक ऑफ ऑयली, सॉल्टी, सॉर एंड स्पाइसी फूड आइटम्स, आप बहुत ये बढ़िया, चीजों का कंटिन्यू, बहुत अवॉइड कर बढ़िया। सकते हैं। खट्टे फलों का प्रयोग नहीं करना है। और दिन में सोने की प्रैक्टिस है तो आप जरूर अवॉइड करें। दिन में सोने से आपको डायबिटीज और बीपी की समस्या जरूर बढ़ेगी, और रात में जगने से भी ये तकलीफ है। तो आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है। एल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने शरीर को नेचुरल रखना है, फिट रखना है, तो आपको ये हार्मफुल चीजें जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी। मैं अनुरोध करूंगा ऋषि सर, आप कुछ जानकारी दीजिए आज के सेशन के लिए। मुझे डिसेबल किया हुआ है, तो आई कैन नॉट स्टार्ट वीडियो। होस्ट जरा मुझे मिलने दीजिए लोगों से, जा रहे हैं सब लोग, तो जाते जाते उनको मैं कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ। हाँ, जय जय राम, जय जय राम। अब दिखा है मुझे पहली बार। बहुत कुछ निपुण ने बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में कवर किया है और इतना कुछ बता दिया है, मुझे लगता है मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बाकी है जो हम लोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको, हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो है उस क्वेश्चंस का करते हैं सबसे पहले। आप सब लोग तैयार रहे अपने अपने उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर में आपके चेक करने के लिए, मोबाइल पे लिखने के लिए। आप ध्यान रख से करिए, तुरंत मेरे को फास्ट उत्तर दीजिएगा सब लोग। हम लोग खेलते हैं ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला खेल। तो मेरा आपसे एक सवाल है आज। देखिए, आपकी लाइफ है और लाइफ अकेले नहीं गुजारी जाती है। आपके जीवन में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आप मुझे फास्ट उत्तर देंगे, और कौन मुझे फर्स्ट उसका आंसर देता है तो हम उस हिसाब से आगे बात करते हैं। हु इज योर लाइफ पार्टनर? लाइफ पार्टनर कौन है? देखिए, पार्टनर में आप लोग सीधे सोचते हैं कि लाइफ पार्टनर का मतलब सिर्फ जो आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी हैं, वो लाइफ पार्टनर आप कहते हैं। क्यों भाई, आपकी क्या लाइफ शादी होने के बाद ही शुरू होती है क्या? लाइफ तो पहले भी होती है या बाद भी होती है, और कई लोगों की शादी होती है तो उसके बाद भी जरूर
ये तो नहीं होता कि आपकी पार्टनरशिप बाकी सबसे खत्म हो जाती है। हाँ, तो ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं। तो हमारा पार्टनरशिप किसके साथ में है, लाइफ पार्टनर कौन है? ये पंकज जी ने शायद आंसर दिया है, और किसी ने नहीं दिया है अभी तक, लेकिन फास्ट आंसर और फर्स्ट आंसर आ गया, और यही फर्स्ट आंसर है, यही सबसे सही आंसर है। हमारा लाइफ पार्टनरशिप जो है हमारी बॉडी के साथ है। पार्टनरशिप वैसे भले ही आपका माता पिता के साथ में है, आपके भाई बहन के साथ में है, और जो आपने जीवन में स्पाउस है उनके साथ तो पार्टनरशिप आप करते ही हैं, बच्चों के साथ भी होती है, और भी कोई आपके मित्र होते हैं वो भी आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन असल में जो आपका जो पार्टनरशिप है वो है आपकी बॉडी के साथ में है, क्योंकि ये बॉडी ही है आपकी जो आपके साथ हमेशा रहती है। बॉडी इज योर परमानेंट एड्रेस जब तक आप इस संसार में हैं, और यही आप जब तक आप संसार में तब तक है जब तक आपके साथ ही आपकी बॉडी है। अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है तो आप इस संसार में नहीं है। अच्छा, अब नाउ हम आते हैं कि हमारी इस बॉडी का जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसका कंट्रोलर कौन है, रेगुलेटर कौन है? हाँ, कोई भी पार्टनरशिप होती है, आजकल तो रेगुलेशंस बहुत चल गए हैं, तो सरकारें भी बहुत रेगुलेशन करती हैं। तो कोई तो रेगुलेशन है, संसार का भी रेगुलेशन है। जैसे सरकार देश चलाती है, हमारा ये जो दुनिया चलती है, संसारिक जगत चलता है, वैसे ही इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को चलाने का भी कोई नियंता है, वो भी उसने भी कुछ रेगुलेशन बना रखे हैं। तो हमारा ये रेगुलेटर कौन है? हाँ, ये दूसरा प्रश्न है कि हमारी लाइफ पार्टनरशिप तो हमारी बॉडी के साथ में है, लेकिन हमारी इस बॉडी का कंट्रोलर कौन है, रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर बॉडी कौन सी है बताइए, रेगुलेटर अथॉरिटी क्या है? रिजुन, आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ। दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो शायद बंद किया क्या? और मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। तो आप बताइए कि हमारा बॉडी का रेगुलेटर क्या है, रेगुलेटर कौन है? आज का टॉपिक हमारा ऐसा ही है, और जो विषय दिया गया है वापस से ये देखिए, ये पंकज जी कौन है, यानी सचिन, हाँ सचिन जी ने आंसर दिया है हार्ट। पर आपने, आप डाउट में क्यों है? हार्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिल पे प्रश्न है ये। अच्छी बात है। देखिए, हमारा इस बॉडी का रेगुलेटर है वो हमारे प्राण है, प्राण, ब्रीदिंग, जो सांस है हमारी। जब तक इस बॉडी में सांस है तब तक ये बॉडी कार्य करती है, तब तक ये पार्टनरशिप जिंदा है। और अगर अगर वो, हाँ पंकज जी आपका आंसर मैंने आंसर देखा है, ये जो हमारे जो प्राण है, हमारी सांसें हैं, वो हमारी रेगुलेटर है। सांस बंद तो बॉडी बंद। बॉडी में सांस है और प्राण है, सांसों से, सांस मतलब प्राण, वो है तो बॉडी काम करती है, नहीं तो नहीं है। हमारी पार्टनरशिप खत्म, डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप आपकी जिस दिन आपकी सांस रुक जाती है। तो ये आज जो टॉपिक लिया गया वेबिनार में, और बहुत डिटेल में आपको इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपको किसी अच्छी खासी एमबीबीएस की क्लास में हार्ट के ऊपर में, या किसी बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट की क्लास भी होती है तो उसमें भी इतना नटशेल में आपको इतनी अच्छी और इतनी सरल भाषा में आसानी से समझने वाली बात में कोई बता नहीं सकता जो निपुण जी ने आज किया। बहुत कमेंडेबल, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि ये जो मेरा प्रयोग है वेबिनार पे वो बहुत सफल रहा है और सफल होता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू में जो ये 9वीं 10वीं वेबिनार है हमारी, और शुरू की 4-5 वेबिनार में खुद लेता था, काफी सारा समय उसमें देता था। बाद में धीरे धीरे, हाँ, निपुण जी मास्टर ट्रेनर, हाँ वो मास्टर ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मैंने कहा ये जो बीइंग हर्बोलॉजिस्ट एंड हेल्थ एडवाइजर, और इस टॉपिक पे क्योंकि हम प्रैक्टिकल इसमें करते हैं, काफी लोगों को फायदा हो रहा है। और ये हम कुछ नहीं करते हैं, ये परमात्मा करता है, हमारे माध्यम से कर रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। हम करने वाले कुछ नहीं, हम निमित्त मात्र हैं। तो इसमें निपुण जी ने जो इन्फॉर्मेशन आज आपको दी है हार्ट के विषय में लेकर के, और इतनी सारी बातें बताई है आपके जीवन के लिए, मैं सही कह रहा हूँ कि ये अगर कोई ध्यान से आपने सुना है तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट ही हमारा हार्ट चुरा लिया, निपुण जी ने आज हमारा दिल चुरा लिया है। ये इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता करके, और आप अपने
हार्ट के विषय में जो आपने वो कवर करती है। देखो बीपी कवर कर लेता है, कोलेस्ट्रॉल कवर कर देता है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड वो सारा इसके अंदर में आ जाता है। तो बचा क्या है? और जो प्राण आपके हैं उस प्राण के विषय में आज की देखो तो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आज मिली है। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं कह करके शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आज मुझे इसके अलावा क्या आपको बताना है। देखो मुझे याद आता है कि मैंने कॉर्पोरेट में रहा हूं, तो मैं वहां पर मैंने दसियों हजारों लोगों का इंटरव्यू किया है और लोगों को ट्रेनिंग दी है, इंडक्शन की है, सब बातें आती हैं। जो मैंने सीखा है कॉर्पोरेट में और जो जीवन में अपनाया है, मैं सबको एक बात कहता हूँ कि जो भी नया है, कोई भी कार्य शुरू करता है तो उसके लिए दो ही सबसे बड़े सबक है जो सीखने के लिए है। पहले दिन जब नया नया कोई जॉब पे जाता है, नया नया कोई काम शुरू करता है, कोई नया आप हमसे मिलता है, तो दो बातें ध्यान रखने की होती है। पहला तो ये, आपको काम करना है, सीखना है, तो सबसे पहले तो देखो, पीछे देखो, आगे चलो। यानी कि पीछे क्या हुआ है, कैसे किया है, उसको देखो और उसके हिसाब से आगे करना है। तो जैसे कोई नया अगर कोई ज्वाइन करता है, कोई मैनेजर भी अगर ज्वाइन करता है या कोई भी पोस्ट पे अकाउंटेंट भी ज्वाइन करता है, तो उसको क्या करना होता है, पीछे जैसे काम किया हुआ है, पहले अकाउंटिंग कैसे की हुई है या पहले मैनेजमेंट कैसे किया हुआ है, पहले उसको स्टडी करना होता है और उसको देखो और उसको आगे बढ़ाओ। ये सबसे बड़ा सूत्र है। आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले ये होता है कि पीछे देखो, आगे चलो। तो ऐसा ये एक पहला सूत्र है कि हमको अपना जीवन, आप देखिए ना, आज क्या जीवन है, पहले जीवन कैसा था, पीछे देखो जीवन को। जो ऋषि मुनियों ने हमारे सामने आदर्श स्थापित किया है, जो इस धरती पर पीछे जीवन रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पाषाण युग के अंदर में फिर सभ्यता का जो उसमें चले गए तो उसके अंदर में कैसे कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है और कैसे कैसे हम लोगों ने अपना विकास किया है, मानव बने हैं, कपड़े पहनने शुरू किए हैं, खाना जैसे बनाने, सब ये किया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी लाइफस्टाइल की। जो लाइफस्टाइल हमारी पहले थी, आप देखिए वो कैसी थी, उसको देखिए, उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारिए, और नहीं तो अगर जो सही है उसको अच्छा अच्छा उसको पकड़िए और उसको अपने जीवन में अपनाइए। तो हम जो आपको वेबिनार में बताते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, और स्वस्थ लाइफस्टाइल में आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको वो सब उसी तरह के मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपकी लाइफ भी है और स्टाइल भी है, दोनों मिलेंगे आपको। आप आज खाली अपनी स्टाइल के चक्कर में लाइफ खराब कर रहे हैं। आज दुनिया स्टाइल के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। लेकिन अगर आप लाइफ के साथ स्टाइल बनाएंगे, अगर लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, सही लाइफ स्टाइल होगी, तो आपकी लाइफ भी अच्छी और स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। तो पहली बात आपको मैंने बताई, पीछे देखो, आगे चलो। और दूसरा जो सबक देता हूं, दूसरा जो शिक्षा देते हैं, वो ये है कि दिल पर बात मत लो, डोंट टेक टू द हार्ट। कोई बात हो जाए, देखिए आप अपनी इच्छा से जो चाहते हैं वैसा आपके हिसाब से नहीं होता है। ये संसार आप नहीं चलाते हैं, दुनिया आप नहीं चलाते हैं, ये दुनिया चलाने वाला भगवान है। और उस भगवान ने कुछ सिद्धांत, कुछ नियम प्रकृति के रूप में बना के रखे हैं, उसका कोई वॉल्यूशन नहीं कर सकता। आप करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए जो बातें संसार में हो रही है, जो आप फेस करते हैं, जो जो आपके सामने बातें आती हैं, जिन जिनका आपको सामना करना पड़ता है, जो परिस्थितियां आपके सामने आती है, जो व्यवहार आपके सामने आते हैं, जो लोगों से मेल मुलाकात सामने आती है, जो घटनाएं आपके सामने आती हैं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो कुछ होगा वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा, यानी आपके दिल के अनुसार होने वाला नहीं है। आवश्यक नहीं है कि वो आपके दिल के हिसाब से हो। आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे और बहुत सारी सब, जब सारे गुण मिल जाएंगे, सारी बातें मिलेंगी, मन वचन कर्म एक हो जाएंगे, तो आप जो दिल में चाहते हो आपके दिल की बात पूरी हो जाएगी। लेकिन आप ये चाहें कि हर बार आपके दिल की बात हो और जैसे सामने वाले भी वो आपके दिल के हिसाब से करें, ऐसा नहीं होगा। तो सामने वालों ने क्या किया, हमें जीवन में किस घटना का, किस बात का सामना करना पड़ा, वो अगर कुछ हमारे दिल के अनुसार नहीं हुई है तो उसको अपने दिल पर मत दीजिए। डोंट टेक टू द हार्ट, डोंट टेक द जर्नी टू द हार्ट कि अरे उससे दिल दुखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हार्ट का केयर करने का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको अगर अपने हार्ट का केयर करना है, किसी भी तरह की बीमारी से बचाना है, आप देख लीजिए, चाहे आपको बताया गया कि 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। एक है आपका हार्ट, एक है आपका दिल। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। एक है आपका दिल, एक है आपका हार्ट। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ रखने के। 2 भाग है आपकी हार्ट के स्वस्थ
दिल के स्वस्थ रखने के, और दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट से रिलेटेड, उन सबको नियंत्रित करने और ठीक करने, क्योर करने के तरीके में आपको 2 भाग बताए गए हैं। एक तो आपका खान पान, यानी आप अपनी बॉडी और अपने ऑर्गन्स के साथ में क्या करते हैं, तो आपको खान पान शुद्धता बताई गई है। और दूसरा ये कि ये हार्ट में प्रॉब्लम आती है, उसका सीधा कनेक्शन आपके मेंटल लेवल से है, स्ट्रेस से है, तनाव से है ना, ये आप जानते हैं ना। तो वो कहाँ से आता है? वो तनाव आता है आपका जब आप कोई बात दिल पे ले लेते हैं, आप अपने दिल पे जो बातें लेते हैं ना, उसके कारण से आपको स्ट्रेस आता है। अगर आप दिल पर बातें लेना छोड़ देंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो दिल पर बात मत लो, कभी भी दिल पर बात लेना नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि दुनिया वाले क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से नहीं होगा, पर आप वो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। और इसके साथ ये ध्यान रखना है कि आपको दुनिया क्या कर रही है उसके हिसाब से भी नहीं करना है, आपको अपने दिल की सुनना है। तो क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। कभी इस रोग के चंगुल में आप आ गए तो आपका दिल छलनी हो जाएगा, आपका दिल अंदर से डैमेज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और अचानक स्ट्रोक आएगा फिर। तो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो जो मैंने दूसरा सूत्र बताया उसके 2 खंड हैं। पहला खंड, आप लोगों की कही बात को अपने ऊपर मत लीजिए, और अपने दिल की बात औरों पर थोपिए मत। आप मत एक्सपेक्ट करिए, आप वो मत करिए कि जो लोग साथ आते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल को नियंत्रण में रखिए, और ये विचार करके कि लोग क्या सोचेंगे, बुरा मानेंगे, आपको कुछ भला बुरा कहेंगे, आपका नाम खराब होगा, आपकी इज्जत खराब होगी, आपका ये क्या है, ये कुछ इज्जत नहीं है। आपका शरीर है, आपका शरीर सुरक्षित है, आपका हार्ट चल रहा है, सांसें चल रही है, तो आपका जीवन है। नहीं तो आपकी इज्जत का मतलब कुछ भी नहीं है। कोई बेइज्जती नहीं होने वाली, कोई आपका मान हानि नहीं होने वाली है। आपकी मान हानि, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दीजिए उसकी परवाह करना। ये जो है ना कि हम लोग सोचते हैं वो अच्छा सोचेंगे, उनको अच्छा दिखाने के लिए मुलाहिजे में हम लोगों की ऐसी बातें करते हैं। हम झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है, मुलाहिजे में हमको लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है, हम बढ़िया दिखें इसके लिए हमको पता नहीं क्या क्या सॉन्ग करने पड़ते हैं। ये मत करिए, अपने मन वचन कर्म को एक रखिए। गीता के 17वें अध्याय को पढ़िए और अपनाइए, अपने जो सद्गुणों हैं उसमें ध्यान रखिए। मन वचन कर्म एक होगा आपका, उतना ही आपका दिल साफ होगा, आपका दिल सेफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और हेल्दी रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों बात मैंने आपको कही। पीछे देखो, आगे चलो, लाइफस्टाइल को पीछे देखो, उसमें से अच्छी बात लो, उसको सुधार के और अपनी लाइफस्टाइल को सही बनाओ, और दिल पर बात मत लो। ठीक है। अब मैं आपको आज आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो एसिडिटी का था उसके ऊपर में था, तो मैंने उसका एसिडिटी का पंचनामा किया था। 5 चीजें 5-5 भाग करके बताए थे। रिपीट नहीं करूंगा, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, और नहीं तो होस्ट से पूछ के और आप जानकारी लीजिए और अटेंड करिए, देखेंगे आपका। अगर कोई बहुत सारे लोग होंगे, सबका रिक्वेस्ट आएगा बहुत, तो हम रिपीट भी करेंगे कोई कोई वेबिनार, ऐसा नहीं है जो टॉपिक हो गया, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे मिस हो गए हैं। और देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नए नए लोग आ रहे हैं, पहले वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ मिल गया, नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं कि हर वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनको जरूर फायदा हो रहा है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। क्योंकि हेल्दी रहेगा इंडिया तो हैप्पी रहेगा इंडिया। ठीक है। तो आज हम ये जो हार्ट है इसका एक सप्तनामा करते हैं, पंचनामा नहीं, सप्तनामा करते हैं। मैं 7 चीजें आपको बताता हूँ, जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये हार्ट नहीं, आपका पूरा जीवन अच्छा रहेगा। क्या क्या इसके अंदर में है? पहली बात, देखिए, हार्ट का सीधा कनेक्शन किससे होता है? फेफड़ों से, जहां से सांस आती जाती है, स्टोर होती है। ऑक्सीजन लेवल जो आपका मेंटेन रहता है वो फेफड़े आपके। अब आपके फेफड़े मजबूत होंगे। आजकल कोरोना काल चल रहा है, ध्यान रखिए, उसमें क्या हो रहा है? कोरोना में जो भी डेथ हो रही है वो क्या किस प्रोसेस से हो रही है, उसका प्रोसीजर आपने सबको मालूम पड़ गया है, सब जानते हैं, और सभी डॉक्टर बन गए इस बारे में कोरोना के, कि फेफड़े जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, या फूल करके उसमें
या चिपक जाते हैं या फूल जाते हैं, जो भी होता है उसके अंदर में, लेकिन फेफड़ों की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, सांस का आना जाना रुक जाता है, और जहां सांस रुकी जिंदगी रुकी। तो आपको सांस का महत्व तो पता लग गया होगा। सांस का जहां से होता है, आपका फेफड़ा अगर हेल्दी रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा घटना बढ़ना भी आपके फेफड़ों में होता है। बाहर ऑक्सीजन 23% हो सकती है, आप कुछ खान पान अच्छा रखते हैं उसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा के रख सकते हैं, खाने पीने की चीजों से भी आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको फेफड़े को मजबूत रखना है, अपनी सांसों को नियंत्रित रखना है, आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना है, तो आपको प्राणायाम करना है। आप में से मुझे उम्मीद है प्राणायाम सब करते होंगे, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए आप हेल्थ वेबिनार में आए हैं। लेकिन आप प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ध्यान रखिए, प्राणायाम का मतलब अगर आपको जरूरी नहीं है कि हाँ किसी के मार्गदर्शन में करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जल्दी रिजल्ट आएंगे, लेकिन प्राणायाम से कोई नुकसान नहीं। आप अपने प्राणों को लेने का, आप अपना चाहे तो अपना भी एक डिस्कवर कर सकते हैं, रिसर्च करिए, आप अपने प्राणों के साथ में एक्सपेरिमेंट करिए। पहले सबसे पहले तो प्राण को माने ना कि मेरे प्राण है, मेरे प्राण मेरे प्राण मेरे प्राण मेरे प्राण की माला जपिए, कम से कम दिन के अंदर में 1 आध घंटा तो जपिए। जो 24 घंटे आपकी सांसें चलती है उसके बारे में कुछ सोचिए तो सही। 10 15 20 मिनट का समय, आधा घंटे का समय तो निकालिए दिन में, कि अपने प्राणों के बारे में विचार कर सकें। जो प्राण आपके हैं और कोई नहीं आपका इस दुनिया में, रिश्ते नाते कोई भी नहीं आपका, सगा संबंधी कोई पति पत्नी भी कोई भी नहीं आपका, माँ बाप बच्चे कोई भी नहीं है, सिर्फ प्राण है वो जो आपके हैं, जो आपका कोई नहीं छीन सकता। जिसने दिया वही ले सकता है, परमात्मा ने दिया वही ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता आपसे। कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, आप कर सकते हो। ये प्राण ही है जो आपकी असली पूंजी है। इन प्राणों का के लिए कुछ समय दीजिए, और प्राणायाम करने से आपके लंग्स मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। और हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसका जो आधार है वो लंग्स हैं, फेफड़े हैं। तो आप देख लीजिए कितना अच्छा और साधारण सा सूत्र है। तो ये करिए, आप लंग्स के लिए करिए। दूसरा, हार्ट को और कहां से, फिजिकली तो ये हार्ट का मैंने बताया, फेफड़े से होगा, और मेंटल जो लेवल है उसका हार्ट से कनेक्शन है। यानी आपका माइंड, आप दिमाग में क्या सोचते हैं, कैसे विचार आते हैं, स्ट्रेस लेवल कैसा, तनाव आता है, ये जो चिंता फिक्र होती है जिसके कारण से आपको नुकसान होता है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप अपने माइंड के लिए थोड़ा सा समय शांति से बिताइए। कैसे? अपने बारे में सोचिए। कैसे? शांति से कहीं बैठ जाइए, फिर बैठ करके आप अपने माइंड को खाली करिए। देखिए वहां पर, वहां की हलचल खत्म करिए। जो भी इधर उधर के संसार का कूड़ा करकट आया उसको, विचारों का उसको बाहर निकालिए, शांत करिए और खाली कर दीजिए उसको। और खाली कर करके बिल्कुल निशब्द निश्चेष्ट होने की कोशिश कीजिए। जो मैं कह रहा हूं ना आपको, ये प्रक्रिया है ध्यान की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा। स्वस्थ माइंड में ही स्वस्थ हार्ट, और स्वस्थ हार्ट में स्वस्थ माइंड, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप अपने माइंड की हेल्थ के लिए मेडिटेशन कीजिए। तो बात बताई मैंने पहली, कि आपको लंग्स है, जो आपका फिजिकल, हार्ट से रिलेटेड फिजिकल ऑर्गन है वो है लंग्स, तो उसको आप हेल्दी रखिए प्राणायाम के द्वारा। और आपके जो माइंड है उसको आप हेल्दी रखिए मेडिटेशन के द्वारा। और तीसरा, ये आपका जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जो बॉडी है, जिसमें आपके लंग्स भी हैं और आपका माइंड भी है, तो उन दोनों को हेल्दी रखे तो उसका वातावरण, ये आपकी बॉडी भी हेल्दी रहनी चाहिए। और बॉडी को हेल्दी रखना है, इसके लिए आपको योगासन करना है, योग करना है। योग में योगासन बॉडी के लिए होता है, लेकिन योग के अष्टांग योग 8 अंग को आप पालन करते तो उसमें तो प्राणायाम और मेडिटेशन भी आ जाता है। यहाँ मैं बॉडी के लिए कर रहा हूँ योगासन की बात। निपुण जी ने आपको कुछ आसन बताए, वो आसन आप उसमें जाएंगे, आपको वापस से देखने को मिल जाएगा। वो उन आसनों को करते हुए आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखिए, क्योंकि बिकॉज स्वस्थ बॉडी है स्वस्थ माइंड। तो आपको ये तीसरा जो सूत्र है वो है आपका बॉडी के लिए योग करने का है। अब आते हैं डायरेक्ट हार्ट पे। जब आपने हार्ट के लंग्स को, फिजिकल पार्ट को और माइंड को, दोनों को, और तीसरा आपने बॉडी को, तीनों को आपने देख लिया कि तीनों के लिए क्या करना है, तो आपके हार्ट के लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है? आपको, जब तक शरीर चल रहा है, दिल चल रहा है, तो आप बॉडी को चलाइए, वॉक करिए, वॉकिंग कीजिए। और आप जब बोलते हैं मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरे हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है,
वॉकिंग करने से आपके फिजिक की पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है, तो उसमें हार्ट भी आ जाता है, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है। और वॉक की जो वॉक होती है वो वॉक हार्ट के लिए अच्छी होती है। दौड़ना इतना अच्छा नहीं होता जितना वॉक करना अच्छा होता है। दौड़िए, वो आपका एक तरह से एग्जाम है। एग्जाम रोज नहीं दी जाती है, अरे आप बहुत लंबा नहीं होता एग्जाम का हिस्सा। पूरी एजुकेशन सिस्टम में पूरे सेमेस्टर के अंदर में एग्जाम थोड़ी सी होती है, बाकी ज्यादा समय जो होता है वो आपका स्टडी का होता है। वैसे ही हार्ट के लिए, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, हार्ट को फिट रखने के लिए जो आप करते हैं, दौड़ते हैं और यानी एक्सरसाइज करते हैं और वॉक करते हैं, तो दोनों का रेशियो वो रखना चाहिए जो एग्जाम का और क्लासेस का है, स्टडी का है। तो आप दौड़िए, लेकिन थोड़ा वो है आपके हार्ट की, ये सॉरी, फेफड़े की कैपेसिटी का मेजर करने के लिए, या उसको बढ़ाने के लिए, या उसको मेंटेन रखने के लिए। तो आप कितना दौड़ सकते हैं, कितने देर में हाफ जाते हैं, कितना आपका फेफड़ा उसको टॉलरेट कर सकता है, धीरे धीरे आप करके बढ़ाते हैं, उसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं फेफड़े को। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते आप उसको फुल एकदम ब्लास्ट कर देंगे, नहीं। ज्यादा दौड़ेंगे ब्लास्ट हो जाएगा। आपको एग्जांपल दिया होगा, एक उदाहरण दिया होगा अभी जो फुटबॉल प्लेयर के साथ में जो हुआ, क्या हुआ उसको, बॉडी से आप ज्यादा उसको एक्सर्शन करेंगे, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, एक्सर्शन ज्यादा करेंगे, तो भी उसका सीधा असर आपके हार्ट पे आता है। सांस रुक जाती है, फेफड़ा तुरंत रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, तो क्या करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉडी को उतना ही एक्सर्शन करना है जितना, तो उसके लिए उसके साथ आराम की भी जरूरत होती है। वॉक करने में आपको दोनों मिलता है। देखिए, वॉक आराम, वैसे आराम करेंगे, ज्यादा शिथिलता रहेगी तो आपको लेजीनेस आएगा, आपका बॉडी एक्शन में नहीं रहेगी, या उसका एक्शन कम हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। तो अधिक दौड़ना भी नहीं है, यानी अधिक एक्सरसाइज भी नहीं करना है, और अधिक आराम भी नहीं करना है। बॉडी शिथिल हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगी, तो फिर एक्टिव नहीं रहेगी। दोनों के बीच का एक है, दोनों का बैलेंस रखना, वो बैलेंस होता है वॉकिंग करने में। मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको जो बैलेंस कर सकती है आपकी बॉडी का, यानी अधिक एक्सर्शन भी नहीं है और अधिक आराम भी नहीं है। और वो 3 बातें जो आप अगर करेंगे, वो हार्ट के लिए सीधा आपको बिना दवाई का, बिना खर्चे का इलाज है। वॉक, वॉकिंग, टॉकिंग। मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे हार्ट की, मेरे फेफड़ों की, सबकी एक्सरसाइज हो रही है और वो बैलेंस में हो रही है। तो टॉकिंग करना, हाँ, कोई बहुत ज्यादा जो जो चुप चुप रहता ना, वो अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर अंदर उसके अंदर में घुटन सी रहती है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, और सीधा असर हार्ट पे आता है। दिल का बचाव करना है, बीपी कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, लो और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाना है, तो इन सब का इलाज है आपका वॉकिंग। दूसरा टॉकिंग, बात करिए, बोलिए, आपने दिल में कुछ बात तो डालिए, दिल में मत रखिए, हार्ट को डैमेज कर रही है वो, आपको धीरे धीरे रखेंगे तो दिल की बात जुबान पे आने दे और कहिए जो आपके हार्ट में है, जो आपके दिल में कही कह डालिए। क्या बात है, टॉकिंग। और आप ऐसे बात नहीं कर सकते तो गाइए, वो एक थेरेपी है। मैंने पिछली बार भी बताया था पंचनामे में भी, थेरेपी है। सिंगिंग करिए, सिंगिंग करने से आपका पूरा एक्सरसाइज होता है हार्ट का, आपकी सांसों की, ब्रीदिंग का पावर, वो भी सांस कितना आलाप ले रहे हैं, तो रियाज होता है, और गले से गा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड भी चल रहा है, सब फंक्शनिंग होती है। तो म्यूजिक जो है आपको सब जब करते हैं तो आपका हार्ट का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है। देखिए, जो गा नहीं सकते, कहते हैं हमारा गला अच्छा नहीं है, आप भजन में तो कीर्तन में जाते हैं, वहां हो तो वहां क्या होता है, वहां भी आपकी एक्सरसाइज होती है। भजन कीर्तन में जाने से भी आपका एक एक्सरसाइज होता है हार्ट का, दिल का। तो ये टॉकिंग के अंदर में मैंने आपको उसको थोड़ा एलोबरेट कर दिया है, इसके अंदर में सिंगिंग भी इसमें आती है, और आपका जो बात, दिल की बात कहने की बात आती है, वो भी इसमें आ जाती है। और तीसरा लाफिंग, लाफिंग थेरेपी, लाफ थेरेपी जो है ना, हंसना। हाँ, तो आप कौन कौन सुन रहे हैं, जो लोग बच्चे हैं जो देख रहे हैं, एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, मैं एक बार सबकी हंसी सुनना चाहता हूँ। आपने सबके दिल को, और प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि सबके दिल कैसे, कितने कितने मजबूत हैं। सब लोग अपने हार्ट का मजबूती के साथ में एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको, होस्ट अगर कर सकते हैं तो। हैं, आप अपना सर पार्टिसिपेंट्स और, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ, आप जो तो जो करना चाहते रिक्वेस्ट हैं ऑल आप, पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ।
सीखना है तो मैं आपको लाफिंग का आज तरीका बताता हूँ, लाफिंग कैसे करना है। तो लाफ थेरेपी आपने बहुत देखी होगी, बहुत हो रही है हार्ट के लिए। अगर करना है तो एक बार चलिए अपना आज यहाँ पर भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन अगर उसमें ज्वाइन करना चाहता है तो एक बार हंस के बताइए, आपको हंसना आता है? हाँ? या सीवुड में गार्डन में मैं जब योग व्यायाम करवाने जाता था ऐसा था, वहाँ पे गार्डन के अंदर लोगों को वहाँ लास्ट में लाफिंग थेरेपी जरूर, ये थेरेपी जरूर यूज करते हैं। 2-3 मिनट के लिए आप हंसा कीजिए ना रोज। हंसना आता है आपको, खुल करके हंसिए। हाँ, आप हंसते हैं तो क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, ऐसा नहीं। हंसना कैसे, उसको लाफिंग थेरेपी क्या, आपके हाथ पांव खुल जाने चाहिए और खुल करके पूरा बॉडी के साथ खुल करके अंदर से सारे अंग प्रत्यंग सबके अंदर में हंसी की खनखनाहट जानी चाहिए, उसको कहते हैं लाफिंग। वॉकिंग टॉकिंग लाफिंग, ठीक है। लोगों का संकोच है, कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हैं तो मैंने खाली विधि बता दी है तो वो करिए। 4 मैंने बता दी, 3 तो फटाफट बताते हूँ, 4 वो तीनों। कोई टेक्निकल समस्या से सर का माइक म्यूट हो गया है। हाँ, ये मैंने अभी, मेरा आवाज आ रही है लगता है? तो अगर आवाज आ रही है, हाँ अभी आ रही है सर। बट आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ, वीडियो नहीं चल रहा शायद, हो सकता है। तो अगर आवाज आ रही है तो देखिए, 3 गुड बातें, 3 चीजें, अच्छी चीजें और अपना लीजिए। नंबर 5, अच्छा खाना, जो आपको बता दिया गया बहुत डिटेल में। और दूसरा, अच्छा विचार, ये फूड फॉर्मूला आपको दे दिया गया, बताया गया। 5 चीजों का बताया जो आप उसको कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 4 बातें बता दी, 7 में से 3 गुड थिंग्स, फटाफट 5-7 नंबर की गुड थिंग्स क्या क्या है? गुड फूड, गुड थॉट्स एंड गुड कर्म। ये 3 चीज और होगी, आपका हार्ट पूरा सेफ है। जब तक सांस चल रही है, हार्ट सेफ है तो सांस चल रही है, और सांसें जब तक चल रही है तब तक जिंदगी है। जिंदगी को आप चाहें जितना लंबा, जितना बड़ा, जितना अच्छा और विशाल बना सकते हैं, अगर आप ये 7 बातें करके रखते हैं। लेकिन हमारे जिन जिन लोगों ने देखा है, सुना है, तो ये समरी हो गई है, और इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो आपको सारी बातें आ जाएंगी। तो बस आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ, और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, हेल्दी रहें, और आपका दिल अच्छे से धड़कता रहे और खुशियों के साथ धड़कता है। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा आज धन्यवाद। ज्ञानवर्धक बातें बताई। और मैं बस एक शॉर्ट में यही बात कहूंगा कि आज का जो ऋषि सर ने हमें इंफॉर्मेशन दी, उसका एक छोटा सा सार यही है कि आपका हार्ट और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। बाकी दुनिया के एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे कुछ भी हो, इवेंट्स हो, कोई भी हैपनिंग्स हो, आपके हाथ में नहीं है। पर आपको स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो वो आपके हाथ में। और ये आप जो आज के सेशन में जो भी जानकारी दी है, उससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज का सेशन काफी लंबा हो गया, और अब तक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान धन्यवाद। रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू, टुडे। थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आगे के सेशन की आपको सूचना मिलती रहेगी। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and share your love with us. Please comment on the videos and share your experience. Thank you, Nipon. You guys are doing a wonderful job. Really like all these sessions. Thank you. Thank you, Manjari ma'am. Thank you, Shanta Narayan ma'am. Thank you so much for joining us.